Hello everyone, welcome to the new session of Biomolecules Part 7. आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं जो एंजाइमिक एक्टिविटी को जो है वो अफेक्ट करते हैं। तो इसमें जो है फैक्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो आपका आता है टेम्परेचर होता है, पीएच होता है ना, और चेंज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, है ना। सबस्ट्रेट के अगर कंसंट्रेशन को आप अगर चेंज कर देते हैं, उससे भी जो है वो एंजाइमिक एक्टिविटी के ऊपर असर हमें देखने को मिलता है। So the activity of an enzyme can be affected by a change in the condition which can alter the tertiary structure of the protein. तो आपको पता ही है कि जो एंजाइम होती है उसका जो केमिकल नेचर है ना, वो क्या है, वो प्रोटीन का बना हुआ है। और प्रोटीन के जो हमें कन्फर्मेशन देखने को मिलते हैं, प्राइमरी कन्फर्मेशन, सेकेंडरी कन्फर्मेशन, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो कई बार क्या होता है कि एंजाइम जो है, जो उसका टर्शरी स्ट्रक्चर होता है ना, वो ऑल्टर कर जाता है ना। वो जो है प्रोटीन का जो टर्शरी स्ट्रक्चर है, कंफर्मेशन है, उसमें जो है वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, वो किसी न किसी तरीके से ब्रेक हो जाता है या डिस्टॉर्शन हो जाता है। अब उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? उसके लिए टेम्परेचर का फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि टेम्परेचर की वजह से कई बार टेम्परेचर बढ़ जाए, है ना, तो प्रोटीन का जो कंफर्मेशन होता है वो बदल जा सकता है। पीएच जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पीएच के ऑल्टरेशन से भी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कई बार जो होता है सबस्ट्रेट जो होता है ना, उसका कंसंट्रेशन हाई या लो है, उससे भी जो है ये एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होती है वो अफेक्टेड होती है। ठीक है। और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी। ठीक है। तो ये जो कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि एक ना एक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं, उसके ऊपर भी प्रभाव यहां पर पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे है कि एंजाइमिक एक्टिविटी जो होती है वो अफेक्ट होती है, क्योंकि एंजाइम जो है वो प्रोटीन के नेचर है और प्रोटीन को अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है। तो अब हम एक एक करके यहां पर देखेंगे। जो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे वो है टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर और पीएच से ना काफी जो है हमें अफेक्ट देखने को मिलता है। तो एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। एंजाइम जो है ना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जो है वो एक्टिविटी शो करते हैं, इसीलिए यहां पर लिखा गया है कि नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। वो इतने टेम्परेचर से 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे ही एक्टिवेट करते हैं, सपोज लिखा हुआ है। तो यानी कि वो 10 से 12 पे ही एक्टिव होगा, वो 9 होगा, 13 होगा तो वो एक्टिव नहीं होगा। ठीक है। इसी तरीके से पीएच के भी जो एक रेंज होता है कि इस पर्टिकुलर पीएच के रेंज पे भी जो है वो एंजाइम जो होता है वो अपनी एक्टिविटी जो है वो ज्यादा शो करेंगे। सो ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच, एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर, है ना। तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जो है एंजाइम अपनी एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम शो करता है ना। मैक्सिमम एक्टिविटी जो होती है उस टेम्परेचर पे होती है, तो हम ये कहते हैं कि इसकी जो एक्टिविटी है ना वो ऑप्टिमम है। इस टाइम टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम है, इसीलिए ये इतनी हाई एक्टिविटी है इसकी। या फिर अगर वो पीएच के ऊपर डिपेंड करता है तो हम कहेंगे कि ये जो है इसकी पीएच जो है वो ऑप्टिमम पीएच है, जिस पर ये आपकी मैक्सिमम एक्टिविटी जो है वो एंजाइम शो कर रहा है और प्रोडक्ट भी जो है वो मैक्सिमम उस तरीके से बन रही है। द एक्टिविटी डिक्लाइन बिलो, है ना, बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। तो एक्टिविटी जो होती है ना, या तो बहुत ज्यादा कम हो सकती है या तो बहुत ज्यादा बढ़ भी सकती है, जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, ये दोनों चीजें हो सकती है। कब? जब आप टेम्परेचर को ऑल्टर कर दें, जब आप टेम्परेचर को घटा दें या बढ़ा दें, तो आप देखेंगे कि जो है उसकी जो प्रोडक्ट बनने की जो प्रोडक्ट पहले बन रहे थे अब उतने नहीं बन रहे हैं। या पीएच आपने घटा दिया, तो अभी इसमें इस पे भी जो डिपेंड करते हैं एंजाइमिक एक्टिविटी, वो आप देखेंगे कि वहां पर भी आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। वहां पे भी पीएच जो है वो एंजाइमिक एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखा हुआ है, लेकिन अगर आपने उसको चेंज कर दिया तो आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट पहले जितने बन रहे थे अब उतने नहीं बन रहे हैं। तो ये दोनों फैक्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Low temperature preserves the enzyme in a temporarily inactive state. जो लो टेम्परेचर होता है ना,
मतलब टेम्परेचर जो ऑप्टिमम से कम हो जाए। तो लो टेम्परेचर जो होता है वो एंजाइम को ना प्रिजर्व करके रख लेते हैं, एंजाइम को बचा कर रख लेते हैं, है ना। और टेम्परली इनएक्टिव होते हैं, जो है टेम्परली जो है वो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं। वेयर एज हाई टेम्परेचर, लेकिन अगर आप टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा बढ़ा देते हैं, हाई टेम्परेचर कर देते हैं, तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी। क्योंकि प्रोटीन्स आर डी नेचर्ड बाय हीट, क्योंकि प्रोटीन्स जो होती है वो डी नेचर्स हो जाते हैं, डी नेचर हो जाते हैं हीट की वजह से, है ना। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आपका एस्पेक्ट है कि हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर जो है ना वो ये लो टेम्परेचर पे तो टेम्परली इनएक्टिव रहता है, तो उस समय भी क्या होता है कि एंजाइम जो है किसी काम का नहीं है, एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो नहीं करता है। लेकिन जरूरत से ज्यादा आप टेम्परेचर कर देंगे तो एंजाइम ही डी नेचर कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो प्रोटीन का है, प्रोटीन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही जो है वो अपनी एक्टिविटी को शो कर सकते हैं। सो वही है उसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर। सो आप ये देखिए पीएच है ना, पीएच लोअर है, लोअर से आप पीएच को बढ़ाते जाएंगे तो एंजाइमिक एक्टिविटी भी बढ़ेगी, है ना। यहाँ देखिए आप पीएच को बढ़ा रहे हैं, ये देखिए ये लाइन और ये लाइन, फिर आप यहाँ पर आप इसी तरीके से देख सकते हैं, आपने फिर पीएच को यहाँ पर इंक्रीज किया तो यहाँ पर एंजाइमिक एक्टिविटी इसकी बढ़ गई, मैक्सिमम पहुंचेगी एक पर्टिकुलर पीएच पे। अब उस बियॉन्ड उस पीएच से आप उसको बढ़ाते रहिए, इसकी एक्टिविटी डाउन होती जाएगी। सेम विद द टेम्परेचर, यहां पर टेम्परेचर देखिए जो भी है T1 था, है ना, यहां पर जो है वो T2 है, यहां पर T3 है मैक्सिमम एक्टिविटी, और यहां पर आप देखिए डाउन हो गई, और यहां पे तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि T1 टेम्परेचर है तो इसकी एंजाइमिक एक्टिविटी बहुत कम है, फिर धीरे धीरे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी यहाँ तक पहुंच गई। अब फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी एंजाइमिक एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गई। अब लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसकी एंजाइमिक एक्टिविटी जो होती है वो घट रही है, क्योंकि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यानी T3 जो है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। T3 के बियॉन्ड जाने पर वो एंजाइम क्या होता है, डी नेचर होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जो है वो खत्म होने लगते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के केस में आप देख सकते हैं कि एंजाइमिक एक्टिविटी जो होती है वो पीएच और टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर पीएच और टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा यहाँ पर वो एक्टिव होते हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड जाने पर जो होते हैं उसकी एंजाइमिक एक्टिविटी जो होती है वो धीरे 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 डाउन होना शुरू हो जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसके ऊपर भी जो होती है वो एंजाइमिक एक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है। विद द इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन रेजिस्ट एट फर्स्ट, है ना। तो पहले तो आपने सबस्ट्रेट जो है, सपोज यहां पर है आपके पास, फॉर एग्जांपल हम यहां पे ले लेते हैं कि 100 जो है वो मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, और यहां पर जो है वो 200 जो है वो सबस्ट्रेट है, तो सारे के सारे जो है वो आसानी से इससे अटैच हो जाएंगे। लेकिन अब जो है वो आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, है ना, बढ़ा दिया हमने। द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमिक रिएक्शन राइजेस एट फर्स्ट, तो शुरुआत में तो क्या होगा, ये राइज करेगी, इसलिए राइज करेगी क्योंकि ये देखिए मॉलिक्यूल्स अलग अलग जगह पर यहां पर पड़े होंगे, 200 है ना, तो अलग अलग जगह ऐसे पड़ेंगे, और 100 एंजाइम यहां पर पड़े होंगे, ऐसे मैं इसको राउंड कर देता हूं, 100 ऐसे पड़े होंगे। तो बाय चांस जो है ये इसके कांटेक्ट में आता होगा तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता होगा। लेकिन जब आप यहां पर जो है वो इतना कर देते हैं तो हर जगह जो है आप देखेंगे कि सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, हर जगह सबस्ट्रेट प्रेजेंट है। तो एंजाइम को जो है कुछ ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ रहा है सबस्ट्रेट को, सबस्ट्रेट तो बहुत आसानी से जो है वो अवेलेबल है। तो 100 के 100 जो मॉलिक्यूल एंजाइम के प्रेजेंट है उसके चारों ओर आप देखिए बिल्कुल, है ना, सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो जब सबस्ट्रेट शुरुआत में बहुत ज्यादा मिलेगा उसको, तो एंजाइम की जो रिएक्शन की जो रेट है ना वो बड़े तेजी से बढ़ेगी।
है ना, शुरुआत में बढ़ेगी। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेस द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम, क्योंकि 100 के 100 मॉलिक्यूल्स जो थे वो सभी अटैच कर गए सबस्ट्रेट से, है ना, सभी जो है वो सबस्ट्रेट से यहां पर अटैच कर गए। सो हम ये इसलिए इसको बोलते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी, और इसको हम वी मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, which is not exceeded by any further rise in concentration of the substrate। अगर अब आप चाहिए कि नहीं हमें और बढ़ाना है, हम और सबस्ट्रेट इसमें ऐड कर देते हैं, कोई फायदा नहीं है। ये अब मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंच चुका है। अब अगर आप इसके सबस्ट्रेट ऐड भी कर देते हैं, है ना, इसमें मैं इसको यहां तक कर दिया मैंने, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 100 ही मॉलिक्यूल्स तो एंजाइम थे, वो सारे कंबाइंड कर चुके हैं सबस्ट्रेट से, है ना, और फिर वो प्रोडक्ट बना दिए, रिलीज हो गए एंजाइम, दोबारा वो 100 से बन, तो एट अ टाइम तो उसको 100 ही चाहिए। और यहां पर इतना ज्यादा कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का कि उससे प्रोडक्ट से रिलीज होते ही एंजाइम तुरंत जो है वो नए सबस्ट्रेट से जो है वो कंबाइन कर जा रहा है। तो अब फर्दर कोई सबस्ट्रेट ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर समझना। तो आप ये देखिए, यहां पर जो है हमने वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ये ना आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इस ग्राफ से समझा जा सकता है, और आप यहां पर सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हैं, तो सबस्ट्रेट आप ऐड करिए, वेलोसिटी रिएक्शन की बढ़ेगी, जितना ज्यादा सबस्ट्रेट ऐड रहेगा वो बढ़ती जाएगी। लेकिन एक लिमिट के बाद आप सबस्ट्रेट कितना भी ऐड कर लीजिए, इसके ऊपर जो है वो नहीं जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन नहीं जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वी मैक्स। और एक जगह ऐसी होगी ना आपकी जो है वो आपका जो सबस्ट्रेट लेवल कंसंट्रेशन इतना होगा कि वी मैक्स बाय 2 जो है इसकी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन होगी, ठीक है ना। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कितना है वो डिटरमाइन करता है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। तो एक टाइम के बाद वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो होती है वो क्या हो जाती है, आपकी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो होती है वो अफेक्टेड होती है, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद जो है आप कितना भी उसमें सबस्ट्रेट ऐड करते रहिए, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इसी से समझिए कि जितने एंजाइम प्रेजेंट हैं उतना ही तो वो सबस्ट्रेट से कंबाइन कर पाएगा, है ना। और अगर 100 पूरा सबस्ट्रेट एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट के साथ कंबाइंड है, तो फिर वो फर्दर सबस्ट्रेट ऐड करने का कोई फायदा नहीं है, वो उससे जुड़कर भी कुछ नई चीजें नहीं बना पाएगा। तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। So this is because the enzyme molecules are fewer, है ना, कम है, इनके नंबर कम है than the substrate molecules, and after saturation of these molecules, है ना, इस saturation के बाद जो है there is no free enzyme molecules to bind with the additional substrate molecule, क्योंकि सारे के सारे, क्योंकि एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंपैरेटिवली कम है ना। अगर आप सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से कंपेयर करिए तो एंजाइम्स के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो कंपैरेटिवली कम है, ठीक है, और जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ही ज्यादा है ना, वो बहुत ज्यादा है। तो अब क्या होगा कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन तो आपने इतना ज्यादा बढ़ा दिया, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, सारा जो है सबस्ट्रेट, जो जितने एंजाइम के मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी कंबाइन हो गए सबस्ट्रेट से, उसको सबस्ट्रेट इजीली अवेलेबल है। लेकिन एंजाइम सारे जो है वो जितने थे वो सभी सबस्ट्रेट से कंबाइन कर गए, प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन अब कोई एंजाइम अवेलेबल ही नहीं है, तो और आप सबस्ट्रेट उसमें ऐड करते जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही रहेगा मैक्सिमम लेवल पे, ठीक है। So the activity of an enzyme is also sensitive to the presence of specific chemicals that bind to the enzyme। अब ये देखिए, कुछ ऐसी केमिकल्स होते हैं जो कि एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है ना उसको जो है वो घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। बहुत सेंसिटिव होता है एंजाइम, जो होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। अब जैसे सबस्ट्रेट है, सपोज यहाँ पर सबस्ट्रेट है, उसका ये ना एक्टिव साइट है और हमारा यहाँ पर ये एंजाइम है, तो ये एंजाइम इस एक्टिव साइट्स में जाकर फिट हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए एक और नया कुछ ऐसा आ गया जिसका एक्टिव साइट हूबहू वो सबस्ट्रेट के जैसा है,
ये सबस्ट्रेट नहीं है, लेकिन इसका जो एक्टिव साइट है वो सबस्ट्रेट के जैसा ही है। तो अब ये एंजाइम क्या हो सकता है, कई बार गलती से जाकर इससे कंबाइन कर सकता है। कंबाइन कर गया, लेकिन कंबाइन करने के बाद वो उसको छोड़ ही नहीं रहा है। अब ये एंजाइम अवेलेबल नहीं है इस सबस्ट्रेट से कंबाइन करने के लिए, है ना, सबस्ट्रेट से कंबाइन नहीं कर पाएगा। तो जब सबस्ट्रेट से कंबाइन ही नहीं कर पाएगा तो वो कैसे प्रोडक्ट बनाएगा? सो कुछ ऐसे सेंसिटिव, जो एंजाइम काफी सेंसिटिव है, और कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एंजाइम से बाइंड कर जाते हैं और उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। When the binding of the chemical is shuts off enzymatic activity, है ना, जब ये बाइंडिंग ऑफ द केमिकल्स जो हैं वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को शट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहिबिशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहिबिशन। एंड द केमिकल इज कॉल्ड एन इनहिबिटर, और इस केमिकल को हम क्या बोलते हैं? इनहिबिटर। ये जो है हमारा केमिकल, ये जो मैंने जिसकी बात की थी, जिसके एक्टिव साइट हूबहू जो हैं वो मिमिक करते हैं, वो मिमिक करते हैं किसके एक्टिव साइट को? सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट्स को। वो इजीली जाकर ये एंजाइम जो है ना वो इसमें फिट कर जाता है। सो ये जो है वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है ना। सो द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल दैट शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहिबिशन। और ऐसे केमिकल्स क्या कहलाते हैं? इनहिबिटर। ये केमिकल्स जो हैं वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी के क्या कहलाते हैं? इनहिबिटर्स कहलाते हैं। When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecule, the structure, and inhibits the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor. तो अब ये देखिए, ये जो केमिकल है ना, ये केमिकल जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी जो है सिमिलर है सबस्ट्रेट के, काफी सिमिलर है सबस्ट्रेट के। तो अब ये एंजाइम ये जो है ना कंपीट कर रहा है, सबस्ट्रेट जो है इससे कंपटीशन करने लगता है कि नहीं भाई मेरा एंजाइम है, मैं ही एंजाइम इससे कंबाइन करूंगा। केमिकल कहता है नहीं, तुम ही कैसे कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूं, तुम्हारे एक्टिव साइट्स और मेरे एक्टिव साइट्स सिमिलर तो हैं। तो अब क्या होता है कि एंजाइम से कंबाइन करने के लिए इन सबस्ट्रेट और वो जो केमिकल नया आ गया है ना, उसमें कंपटीशन शुरू हो जाता है। अब इस कंपटीशन की वजह से क्या चीज अफेक्ट हो रही है? रिएक्शन। प्रोडक्ट्स जितने बनने चाहिए थे अब उतने प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे हैं, है ना। सो व्हेन द इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट, ये जो हमारा इनहिबिटर है अगर ये सबस्ट्रेट से ज्यादा रिजेंबल कर रहा है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। बहुत कम एंजाइम अवेलेबल होंगे सबस्ट्रेट से कंबाइन करने के लिए, ज्यादातर एंजाइम जो है उस केमिकल से कंबाइन कर जाएंगे क्योंकि उसका भी जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है सबस्ट्रेट से, है ना। सो अब यहां पर कंपटीशन शुरू हो गया कंबाइन करने के लिए, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। So due to its close structural similarity with the substrate, the inhibitor compete with the substrate for the substrate binding site of the enzyme, है ना। So close structural similarity की वजह से, है ना, सबस्ट्रेट से उस केमिकल की जो स्ट्रक्चर की सिमिलैरिटी है ना काफी सिमिलर है। सो जो है वो इनहिबिटर कंपीट विद द सबस्ट्रेट। ये जो इनहिबिटर है ना सबस्ट्रेट से कंपटीशन करता है, नहीं मैं कंबाइन करूंगा, सबस्ट्रेट करता है नहीं मैं एंजाइम से कंबाइन करूंगा। अब दोनों में क्या होगा? एंजाइम से कंबाइन करने के लिए बीच में उनके कंपटीशन शुरू हो जाएगा। द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम, फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। Consequently, the substrate cannot bind. As a result, the enzyme action decline, है ना। सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से बाइंड नहीं कर पाएगा और इस तरीके से उसकी एंजाइम एक्टिविटी जो होगी वो डिक्लाइन कर जाएगी। ठीक है। सो इनहिबिशन ऑफ द सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज by malonate which closely resembles the substrate succinate is in structure। तो ये देखिए ये एक एग्जांपल दिया है, एंजाइम जो है वो किस तरीके से अपनी एक्टिविटी जो होती है वो उसकी कम हो जाती है। इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजन, तो हमारे पास है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है।
inhibition of succinate dihydrogenase by malonate which closely resemble the substrate succinate। तो अब ये देखिए यहां पर है सक्सिनेट, सक्सिनेट, सक्सिनेट जो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज से कंबाइन करता है, लेकिन अब यहां पर जो है वो यहां पर क्या आ गया, मेलोनेट। सो मेलोनेट भी जो है वो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज से कंबाइन करता है। अब ये सक्सिनेट जो सबस्ट्रेट है वो इससे उतनी तेजी से कंबाइन नहीं कर पाएगा जैसे पहले कर लेता था। तो ये मेलोनेट जो है यहाँ पर क्या है, एक इनहिबिटर है, एंजाइमिक इनहिबिटर है। ठीक है। सो अब ये जो है हमारा नया एक टॉपिक रह गया है, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम का जो है ना क्लासिफिकेशन होता है और इनका नॉमेनक्लेचर भी होता है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्यों जरूरत है हमें एंजाइम को क्लासिफाई करने की। थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम हैव बीन डिस्कवर्ड, आइसोलेटेड एंड स्टडीड, है ना। हजारों एंजाइम्स को डिस्कवर किया गया है, उनको आइसोलेट किया गया है और उनके बारे में स्टडी भी की गई है। Most of these enzymes have been classified into the different group based on the type of reaction they catalyze। तो ज्यादातर जो एंजाइम है ना उनको क्लासिफाई किया गया है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। उनको ना हम एंजाइम को अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई कर देते हैं। किस ग्रुप से डिफाइन और ये जो ग्रुपिंग की गई है ना ये डिपेंड करता है कि उनका रिएक्शन कैसा है, वो किस तरीके से जो है एंजाइमिक एक्टिविटी जो उनकी है वो शो कर रहे हैं, वो कैसे रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं, ये चीज देखी गई है एंजाइम को एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखने के लिए। Now enzyme has been divided into 6 classes each with 14 to 13 subclasses। तो आप देख सकते हैं 6 तो उसके क्लासेस हैं, 6 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है, लेकिन 4 से 13 इसके क्या हैं, सब क्लासेस, एंड नेम्ड अकॉर्डिंगली बाय द 4 डिजिट नंबर। उनके 4 डिजिट नंबर के अकॉर्डिंग जो है उनको हमने क्लासिफाई किया गया। तो अब हम देख लेते हैं इसको क्या क्या है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर हम इसको डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं, ये हमारा पहला ग्रुप है। सो एंजाइम विच कैटेलाइज द ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन द टू सबस्ट्रेट, या तो ऑक्सीडेशन करें या तो उसका रिडक्शन करें, दोनों एक्टिविटी होती है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस। सो एंजाइम जो है वो कैटेलाइज करती है ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन द टू सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश। फॉर एग्जाम्पल S जो है वो एक हमारा सबस्ट्रेट S है, दूसरा हमारा S डैश है, तो एक रिड्यूस होगा तो दूसरा ऑक्सीडाइज होगा। तो जो रिड्यूस्ड था वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड, और जो ऑक्सीडाइज था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड, है ना। सो आप यहां पर देख सकते हैं कि ऑक्सीडो रिडक्टेज जो होते हैं ना वो 3 तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हो रही है वो इस तरीके से आपको 3 तरीके से देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है ऑक्सीडेज एंजाइम। ऑक्सीडेज जो होता है देखिए 2AH2 कंबाइन विथ ऑक्सीजन 2O2 और आपको मिलता है 2A और 2H2O, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है, यहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीडेज का, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। नेक्स्ट जो है इसके टाइप में आपको मिलेगा डिहाइड्रोजिनेज। अब डिहाइड्रोजिनेज देखिए AH2 है ना, है हमारा, और इसमें से हाइड्रोजन अलग हो गया और A आपको अलग मिल गया। तो डिहाइड्रोजिनेज नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि हाइड्रोजन को निकालने वाला, और जो एंजाइम है वो हमारा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जो एंजाइम है वो है हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप का एंजाइम आता है वो है रिडक्टेज, है ना। अब ये देखिए रिडक्टेज जो है वो हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है। यहाँ इस वाले ऊपर डिहाइड्रोजनेज में हाइड्रोजन अलग हो रहा था, लेकिन रिडक्टेज में हाइड्रोजन कंबाइन करके उसको रिडक्शन प्रोसेस कर रहा है, और आपका नाइट्रेट रिडक्टेज इस एंजाइम का एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसफरेज एंजाइम। एंजाइम कैटेलाइजिंग द ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप G अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट S एंड S डैश। तो ये देखिए हमारा एक ग्रुप है G और ये हाइड्रोजन नहीं हो सकता ये ग्रुप, और हमारा एक सबस्ट्रेट है S और दूसरा है S डैश। तो इस G ग्रुप को वो S से जो है वो S डैश पर ट्रांसफर कर दिया। ये देखिए
ठीक है, अब इसका एग्जांपल यहां पर देखिए, ग्लूटामिक एसिड, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, है ना, इससे जो ग्रुप ट्रांसफर होता है वो ऑक्सैलोएसिटेट को चला जाता है और ये बन जाता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। ठीक है ना, सो ये आपका अमाइनो एसिड, ये आपका ऑर्गेनिक एसिड, ये भी आपका ऑर्गेनिक एसिड, और एक ये हमारा नया अमाइनो एसिड बन जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफरेज है, ग्लूटामिक ट्रांसफरेज एंजाइम है। यहाँ पर ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो ट्रांसफर कर रहा है ग्रुप को। नेक्स्ट इसके बाद जो है हमारा एंजाइम है वो है हाइड्रोलेजेस, है ना। एंजाइम के नेम से ही पता चल रहा है क्या, हाइड्रोलेजेस, एंजाइम कैटालाइजिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, सी बॉन्ड, सी हैलाइड बॉन्ड और फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड, इनके बीच में जो है ना वो हाइड्रोलिसिस कर दे रहा है। सो हाइड्रोलेसिस ब्रेक्स अप लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर वंस विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस जो होता है वो ब्रेक करता है ना, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, लार्ज मॉलिक्यूल्स को बदल देता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम बहुत सारे हैं जो कि बिलोंग करते हैं इस ग्रुप को, इसमें है एमाइलेज एंड माल्टेज। ठीक है, सो C12H22O11 जो है वो वाटर के साथ देखिए कंबाइन करके बना रहा है क्या, C6H12O6, है ना। इस तरीके से यहाँ पर जो है वो आपका दो मॉलिक्यूल जो है वो आपका बन रहा है ग्लूकोज का। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोलेजेस है, ये इसका हाइड्रोलेज कर दे रहा है, वाटर कंबाइन करके इसका हाइड्रोलेज कर दे रहा है और आपके दो मॉलिक्यूल जो है वो ग्लूकोज के बन रहे हैं। नेक्स्ट जो है एंजाइम है वो है लाइएजेस, एंजाइम दैट कैटालाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे भी ग्रुप को रिमूव किया जा रहा है लेकिन हाइड्रोलिसिस नहीं हो रही है, हाइड्रोलिसिस प्रोसेस नहीं हो रही है ना। सो अब ये देखिए, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट कन्वर्ट किया जा रहा है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट प्लस ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, है ना। तो यहां पर देखिए एल्डोलेज एंजाइम यहां पर है और एल्डोलेज जो है वो आपके डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट में इसको ब्रेक डाउन कर दे रहा है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट को। तो यहां पर कोई वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व नहीं है लेकिन यहां पर ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है। सो ये लाइएजेस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फिर इसके बाद आइसोमरेज, include all enzyme catalyzing interconversion of optical, geometric और positional isomers, there are 3 types, है ना। तो इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये इसका आइसोमर है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों 6 कार्बन है ना। तो इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे आपका सेम है लेकिन देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर तो बदल गया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, छठवें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा है, यहाँ पर फर्स्ट पे लगा हुआ है। तो ये म्यूटेज का एग्जाम्पल है ना। जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, रिबुलोज 5 फॉस्फेट, एपीमरेज एंजाइम। तो ये आइसोमरेज, म्यूटेज और एपीमरेज इसके फॉर्म ऑफ एंजाइम है और ये जो है हमारा आइसोमरेज ग्रुप था। लास्ट जो है वो है लाइगेसेस, एंजाइम कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स, है ना, दो कंपाउंड को जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे आपके एंजाइम विच कैटालाइजिंग द जॉइनिंग ऑफ CO बॉन्ड, CS बॉन्ड, CN बॉन्ड, PO, है ना, ये सारे बॉन्ड्स को इनको जोड़ने का ये काम कर रहा है। सो इट कंबाइन पायरुविक एसिड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। तो ये जो है ना पायरुविक एसिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करके आपका ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बना रही है। लाइगेसेस का देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, पायरुविक एसिड प्लस CO2 गिव्स ATP प्लस H2O गिव्स ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ना। तो यहाँ पर लाइगेज एंजाइम जो है वो आ रहा है, जोड़ने का यहाँ पर काम कर रहा है। सो इसी के साथ हमने ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर यहाँ पर खत्म कर लिया। अब हम मिलेंगे एक नया चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।